आसमान में सुखोई और F-16 फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट और नीचे रनवे पर एक देश का राष्ट्रपति तमाम कूटनीतिक प्रोटोकॉल तोड़ करके खुद इंतजार के अंदर खड़ा है। 6 जुलाई 2026 की इस तारीख ने ग्लोबल डिप्लोमेसी के सारे पुराने पन्ने फाड़ करके फेंक दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इंडो पैसिफिक के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाने के साथ साथ आसमान से लेकर के जमीन तक एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया? क्या यह महज एक कूटनीतिक शिष्टाचार है या फिर इसके पीछे कोई ब्रह्मोस से लेकर के डीआरडीओ की मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकतें छुपी हुई हैं जिसने सीधे बीजिंग की नींद उड़ा दी है? आखिर मलक्का स्ट्रेट में वो कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे भारत चाइना का पूरा सिस्टम एक ही मिनट के अंदर चौक कर सकता है? और कैसे इसरो का एक सीक्रेट बेस स्पेस में होने वाली जासूसी का हमेशा के लिए अंत करने वाला है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब में एक ऐसे नए ग्लोबल ऑर्डर की तस्वीर छुपी है जिसे समझना हर भारतीय के लिए आज बेहद जरूरी है। दोस्तों, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी विदेशी दौरे पर जाता है तो आमतौर पर यह एक तय प्रोटोकॉल होता है। एयरपोर्ट पर कोई विदेश मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर स्वागत के लिए आता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान एयर इंडिया वन इंडोनेशिया के एरोस्पेस के अंदर दाखिल हुआ तो जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी दुनिया के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में ही प्रधानमंत्री मोदी के एयरक्राफ्ट को दोनों तरफ से घेर लिया और एक एरियल एस्कॉर्ट देते हुए जकार्ता तक लेकर के गए। ये मिलिट्री डिप्लोमेसी में किसी भी देश के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और जैसे ही विमान जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, सामने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो खुद मौजूद थे। प्राबोवो कोई आम नेता नहीं है, वो एक पूर्व मिलिट्री जनरल और रक्षा मंत्री रह चुके हैं जो हार्ड पावर और मिलिट्री प्रेशर की भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनका खुद चल करके आना इस बात का ऐलान है कि दुनिया का पावर सेंटर अब शिफ्ट हो रहा है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं है बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजी का निर्णायक प्लेयर बन चुका है। दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि आज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत वो धुरी बन चुका है जिस के बिना कोई भी रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। लेकिन असली सवाल यह है कि इस भव्य स्वागत से कुछ ग्लोबल प्लेयर्स को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो इसका जवाब भूगोल और जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत ही खतरनाक चौराहे पर छिपा हुआ है जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दावा करने वाले देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। ग्लोबल सप्लाई चेन और कई बड़े देशों का 70 से 80% तेल और ट्रेड इसी सकरे समुद्री रास्ते से होकर के गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट सीधे तौर पर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर से घिरा है और इसके ठीक मुहाने पर भारत का अंडमान और निकोबार आइलैंड स्थित है। अगर भारत और इंडोनेशिया अपनी नेवी और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एक साथ ले आएं तो किसी भी सिक्योरिटी क्राइसिस या मिलिट्री प्रेशर की स्थिति में इस इकलौते बड़े रूट को पूरी तरह से डोमिनेट किया जा सकता है। इसे ग्लोबल स्ट्रेटजी के अंदर मलक्का डिलेमा कहा जाता है। राष्ट्रपति प्राबोवो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को लेकर के जो डीप कोऑर्डिनेशन बन रहा है वो सीधे तौर पर इसी एक बड़े प्रेशर पॉइंट पर मुहर लगाता है। भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं है बल्कि अब तो इक्वेशन बदलने वाला देश बन चुका है। और दोस्तों, बात सिर्फ समुद्र के रास्तों को कंट्रोल करने की नहीं है। इस जुलाई 2026 के दौर के अंदर डिफेंस सेक्टर को लेकर के भी एक ऐसा धमाका होने जा रहा है जो भारत को एक आर्म्स इंपोर्टर से एक एग्रेसिव आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर देगा। फिलीपींस के बाद में अब इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की कतार में खड़ा है। इंडोनेशिया को नटूना सी के पास में अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करनी है और किसी भी भारी घुसपैठ को रोकना है। ऐसे में ब्रह्मोस से बेहतर और डेडली एंटी शिप मिसाइल दुनिया में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। पहले हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की तरफ देखा करते थे, लेकिन अब भारत इस रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के अंदर इंडोनेशियाई कैडेट्स और ऑफिसर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग स्लॉट्स तय किए जा रहे हैं।
डिफेंस इकोसिस्टम का ये रूल है कि जब किसी देश की सेना के टॉप ऑफिसर्स भारत के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं तो दशकों तक उस देश की मिलिट्री पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। ये भारत की हार्ड पावर का एक साइलेंट लेकिन बेहद पावरफुल एक्सपेंशन है। दोस्तों, मिलिट्री और समंदर के बाद जो सबसे बड़ा पावर गेम खेला जा रहा है वो धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस में खेला जा रहा है और इसकी चाबी इंडोनेशिया के एक छोटे से आइलैंड बियाक आइलैंड के अंदर है। अक्सर स्पेस ट्रैकिंग के नाम पर इंडियन ओशन के अंदर युआन वांग क्लास के स्पाइसशिप भेजे जाते हैं ताकि मिसाइल टेस्ट और सैटेलाइट का डेटा इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन भारत ने बिना कोई शोर मचाए इंडोनेशिया के साथ में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इंडोनेशिया के बियाक आइलैंड के अंदर अपना एक बेहद क्रिटिकल ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करता है। दोस्तों, इंडोनेशिया बिल्कुल इक्वेटर पर मौजूद है, जो गगनयान मिशन और डीप स्पेस ट्रैकिंग के लिए सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन है। जब भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा तो इक्वेटर से उन्हें ट्रैक करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जो देश कभी दूसरों की टेक्नोलॉजी का इंतजार करता था, आज वही स्पेस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। दोस्तों, इंडोनेशिया ने जहां दूसरों को अपने यहां कोई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री या फिर स्पाई बेस देने की परमिशन नहीं दी है, वहीं भारत के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल रखे हैं। यह सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि स्पेस डोमेन के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है। दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर और फ्यूचर इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेस क्रिटिकल मिनरल्स हैं। निकल, कॉपर और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स की सप्लाई चेन के ऊपर अब तक एक मोनोपोली बनी हुई थी, लेकिन इंडोनेशिया के पास में दुनिया के कुल निकल रिजर्व का 21% हिस्सा मौजूद है। अब दोस्तों, मोदी के इस दौरे में क्रिटिकल मिनरल्स कॉर्पोरेशन के ऊपर जो महाडील आकार ले रही है वो दुनिया का एनर्जी और टेक मैप को बदल करके रख देगी। भारत सीधे इंडोनेशिया से इन मिनरल्स की सप्लाई चेन सिक्योर कर रहा है। इसका सीधा मतलब है भारत अपनी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए किसी भी विदेशी मोनोपोली के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्लोबल आकार ले रहा है। भारत का यूपीआई और इंडोनेशिया के QRIS पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने की अंतिम रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब भारतीय व्यापारी और टूरिस्ट इंडोनेशिया जाकर के सीधे अपने फोन से रुपए के अंदर पेमेंट कर सकेंगे। इससे ग्लोबल ट्रेड के अंदर डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का एक नया मॉडल रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इंडोनेशिया के 80,000 ग्रामीण कोऑपरेटिव्स तक भारत की जन औषधि योजना का सीधा मॉडल पहुंचाने का प्लान बन चुका है। भारत सस्ती और हाई क्वालिटी की जेनरिक दवाओं की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रहा है। यह इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए एक ऐसा मार्केट ओपन कर रहा है जिसका सीधा फायदा भारतीय इकोनॉमी को होगा। यह सॉफ्ट पावर और हेल्थ डिप्लोमेसी का वो लेवल है जिसे वेस्टर्न देश अब भी गौर से देख रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।